स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 140 को पार कर गई है। मृतकों में 25 बच्चे भी हैं। 170 लोग रेस्क्यू किए गए। हादसा रविवार शाम 6:30 बजे हुआ था। 143 साल पुराना पुल 6 महीने से बंद था। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई थी। 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। रविवार होने की वजह से भीड़ ज्यादा हो गई। हादसे की यही वजह बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 02822243300 जारी किया है। घायलों को इलाज के लिए मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। रेस्क्यू में लगे एनडीआरएफ अफसर ने कहा कि इतनी मौतें पहली बार देखी। नदी के मटमैले पानी में हमें लोगों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। एसआईटी जांच के आदेश भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने मोरबी पुल हादसे के मद्देनजर अहमदाबाद में होने वाले अपने रोड शो को रद्द करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। आज पीएम मोरबी जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने आज से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन संकल्प यात्रा एक दिन के लिए रद्द कर दी है। अभी नेट का एक मैश निकालने के लिए हाइड्रा लगा के खींचने वाले दूसरे साइड का, तो उसके अंदर शायद कोई फंसा होगा स्लश के अंदर, उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं और रेस्क्यू बोट्स अभी मूव हो रही है। हमारे एसडीआरएफ की 2 टीम आई है। एनडीआरएफ की 1 टीम हमारे और 1 बड़ौदा से आई है। आर्मी नेवी एयरफोर्स की टीम्स भी आई है और फायर एंड रेस्क्यू महानगर पालिका राजकोट रूरल का 7 नगर पालिका, फिर मोरबी और जामनगर के भी टीम्स आई हुई। 6 के 6:30 के बजे में पुल टूटा, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाय के अंदर गुजरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया है। फिर मैंने सबके 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। 135 बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ। बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के गांव बेरासर में रविवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची सादुलपुर पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अब परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार किया है। मृतक के चचेरे भाई ने सादुलपुर थाने में हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतक का शव मोर्चरी में पड़ा है। परिजन हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने बैठे हैं। बेरासर सोटा में मैं और मेरे पिताजी और मेरे चाचा एटीएम से आ रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि मेरा भाई सुनील कुमार है और उसको बेरासर सोटा के करमवीर और धर्मवीर और विजेंद्र कुमार मैया सनोफ हरी सिंह मैया ने उनको घेर रखा है और लाठियों से मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद हमने उनको वहाँ पे जाके धकाला तो वो मुलजिम छोड़ के भाग गए। तो हम ठेली बढ़ाए थे ना, तो पीछे ऊपर से भाटे फेंके। मम्मी खुद का कपड़े लेडीज ने कपड़ा फाड़ने को जा रहा कोतवाली फंस करके मम्मी के सिर में भाटे पता ईट मारी भाटा मार के मम्मी के सिर में लग गई। तो सीधे लेके भग गया इनको। क्या नाम है जिन्होंने मारपीट करी? चिरंजी है एक का नाम दिनेश है और उनके घरवाड़े का एक का नाम कांता है, एक का नाम मालती है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। यहां पदमपुर में 5 साल के मासूम की हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पड़ोसी महिला और उसके पुरुष मित्र के खिलाफ एफआईआर करवाई है। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ था। मृतक मासूम के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। कल घर की छत पर बोरे में मासूम का शव मिला था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कल घर की छत पर बोरे में एक मासूम का शव मिला। इस मामले में परिवार वालों ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया, यानी एफआईआर करवाई। नामजद ये आरोप हत्या का लगाया है उन्होंने पड़ोसी महिला और उसके पुरुष मित्र पर। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है, डिटेन किया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम, ये विवाद बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, सबसे पहले तो ये बताइए पुलिस की पूछताछ कहां तक पहुंची? सुन पा रहे हैं अशोक? मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है अशोक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। बहरहाल 5 साल का ये मासूम है, किसी ने बड़ी बेरहमी से इसे मारकर इसकी डेड बॉडी को बोरे में रख दिया। घर की छत पर ही वो बोरा मिला। परिजनों में हड़कंप मचा, परिवार मातम में डूबा हुआ है। 2 लोगों के खिलाफ परिवार ने केस करवाया है हत्या का, और ये 2 लोग हैं उन्हीं के पड़ोसी महिला और उसका पुरुष मित्र। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिन पर आरोप लगे, यानी पड़ोसी महिला और उसका पुरुष मित्र, क्या उन्होंने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है? अगर नहीं तो फिर किसने, किसका इन्वॉल्वमेंट है? एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी अशोक से बातचीत की। अशोक, सुन पा रहे हैं? जी हाँ सचिन जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अशोक, पुलिस की पूछताछ कहां तक पहुंची? देखिए, पुलिस ने कल दोनों ही लोगों को, एक पड़ोसी जो महिला है और उसके जो पुरुष मित्र है, दोनों को ही राउंड अप कर लिया था। जैसे ही वो शक के दायरे में आए और परिजनों ने उनकी तरफ इस पूरी वारदात को करने का इशारा किया। लेकिन पुलिस की जो पूछताछ है, इस पूछताछ में अभी तक क्या कंक्लूजन निकला है, ये पुलिस ने अभी तक शेयर नहीं किया है। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि जो परिजनों ने जो अंदेशा जताया है, एक मोबाइल फोन के विवाद को लेकर पिछले दिनों दोनों ही परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जो महिला का जो पुरुष मित्र है वो मृतक बच्चे की मां को भी फोन करने लगा था। तो उस चीज को लेकर ये पूरा विवाद उपजा था और उसी के बाद में जो आरोपी महिला है और उसके पुरुष मित्र है, उन्होंने उनको देख लेने तक की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए पूरी 360 डिग्री एंगल से जांच कर रही है कि कहीं से भी किसी भी तरह की कहीं शक की गुंजाइश है, तो पुलिस उन सब चीजों को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। साथ ही साथ अभी बच्चे का जो शव है वो अभी मोर्चरी में रखा हुआ है, उसका भी आज पोस्टमार्टम किया जाना है। तो पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या रही। और पूछताछ के दौरान चूंकि अभी पुलिस ने शेयर नहीं किया, लेकिन जल्दी इस मामले का खुलासा होने की उम्मीद है कि किस तरह से और क्या कारण रहे इस बच्चे के साथ में इस घृणित वारदात को अंजाम देने के। जी, परिवार ने जो एफआईआर दी है उसमें क्या लिखवाया है, क्या आरोप लगाया है?
देखिए, परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो सीधे सीधे 302 में एफआईआर दर्ज कराई है। हत्या के ही आरोप लगाए पड़ोस की महिला है सुप्रीत कौर बाजीगर और उसके जो पुरुष मित्र हैं लक्ष्मण वर्मा के खिलाफ। उन्होंने साफ साफ पूरी मामले को लेकर कहा है कि कुछ दिनों पहले जो बच्चे के द्वारा मोबाइल ले लिया गया था और उस मोबाइल का पड़ोसी जो महिला है उसके द्वारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगातार बात की जा रही थी। यहाँ तक कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो लगातार इस मृतक बच्चे की मां को भी लगातार फोन करने लगा और इसी चीज को लेकर ये विवाद उपजा है। और शायद संभावना भी यही जताई जा रही है कि इसी विवाद के बीच में कहीं न कहीं इस बच्चे के साथ में इस घृणित वारदात को अंजाम दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, यहां जेडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। जेडीए की जोन 13 में यह कार्रवाई की गई है। लक्ष्मी नारायणपुरा में बसाई जा रही कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई। जानकारी मिल रही है कि निर्माण की किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी और निर्माण चल रहा था। जेडीए की बिना अनुमति स्वीकृति के ये निर्माण हो रहा था। ग्रेवल सड़क, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेडीए का पीला पंजा उस निर्माण पर चला जो कि अवैध कॉलोनी बसाने के लिए किया गया था। किसी तरह की परमिशन नहीं थी, किसी तरह के पेपर्स नहीं थे और निर्माण करवाया जा रहा था। इसे मद्देनजर रखते हुए जेडीए की टीम मौके पर पहुंची जोन 13 में ग्राम लक्ष्मी नारायणपुरा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रोशन से। रोशन, अतिक्रमण के खिलाफ और इस तरह के निर्माणों के खिलाफ लगातार आक्रमण जारी है जेडीए का। देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण लगातार जो अवैध जो अतिक्रमण हो, चाहे अवैध निर्माण हो या फिर जो कृषि भूमि है उसके ऊपर अवैध रूप से जो कॉलोनियां बसाई जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जो पहली कार्रवाई को अंजाम दिया है वो जेडीए जोन 13 के अंदर लक्ष्मी नारायणपुरा गांव है। इसके अंदर तकरीबन 2 बीघा कृषि भूमि के ऊपर अवैध रूप से एक कॉलोनी बसाई जा रही थी जिसको आज जेडीए के दस्ते ने हटाया है। वहीं जो दूसरी कार्रवाई है जेडीए जोन 14 के अंदर बिधानी, ये जो गांव है इसके ऊपर जो सरकारी भूमि है उसके ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था। आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने उस अवैध जो निर्माण है उसे भी ध्वस्त किया है। लगातार इस तरह की चीजें, इस तरह की कार्रवाई जारी है। जेडीए ने अपने लक्ष्य तय करके रखे हैं, लेकिन रोशन, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है कि जो अवैध निर्माण हुए वो ऐसा नहीं है कि रातों रात हुए। लगातार मॉनिटरिंग, लगातार नजर रखना, इसमें कहीं ना कहीं चूक रही जिसके कारण इस तरह की चीजें सामने आई। देखिए, जो जयपुर विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्राधिकार है काफी लंबा चौड़ा क्षेत्राधिकार है, कई किलोमीटर में ये फैला हुआ है और जेडीए लगातार जो अपने जो एनफोर्समेंट विंग है उसकी मदद से मॉनिटरिंग करता रहता है। ये उद्देश्य ये होता है कि कहीं पर भी अवैध निर्माण नहीं हो। अगर कोई शिकायत मिलती है या फिर सुओ मोटो भी लगातार अब जो जेडीए जिस तरीके से एक्शन ले रहा है कि अवैध रूप से जो कॉलोनियां बसाई जा रही है उनके ऊपर लगातार एक्शन लेता है और उसी के तहत जो पहली कार्रवाई की गई है वहीं जो दूसरी कार्रवाई जो जेडीए जोन 14 के अंदर जो बिधानी गांव के अंदर हुई है, ये जो कार्रवाई शिकायत के आधार के ऊपर हुई है। ये जो पूरी जो जमीन थी इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर इसे कब्जाया जा रहा था। आज जेडीए के दस्ते ने इसे भी ध्वस्त किया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुध विहार EWS क्वार्टर्स में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के 10 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला किया। महिला समेत करीब 5 लोग घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। पीड़ितों ने शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज करवाया है। मेरे साथ गाली गलौज करी उसने, फिर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी थी उसने। फिर उन्होंने उसको बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर वो इनसे भी झगड़ने लग गया। फिर उसने अपने घर पर फ़ोन करके अपनी बहन के ससुराल, अपने खुद के ससुराल, अपने जीजा सबको फ़ोन करके और 8-10 लेडीज को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने आके मेरे को मारा, ये आप देख सकते हो। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में डीएसटी और अंबा माता थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। बता दें, जान से मारने की नीयत से दोनों आरोपियों ने होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग की थी और वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी।
तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीएसटी और अंबामाता थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल एक होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग हुई थी और वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसी फुटेज के आधार पर जांच बढ़ाते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, जान से मारने की नीयत से ही होटल व्यवसायी के बेटे पर फायरिंग हुई थी। देखिए कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही है एक दर्दनाक हादसे की। मोरबी में मौत के वो क्षण देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पुल जिसकी क्षमता 100 की थी पहले हिलने लगा और पलक झपकते ही पुल गिर गया। इमेजिन कीजिए जो लोग उस पर खड़े थे उनके लिए ये पल कितने भयावह, कितने डरावने रहे होंगे। ये देखिए आप, 100 की क्षमता वाला पुल पहले थोड़ा सा लहराया, लेकिन इस तरह से हिलना ये रोजमर्रा की चीज है। इस पुल पर लोग इस बात को समझ रहे थे, डरे हुए नहीं, और एकाएक उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हुआ और पुल भरभरा कर एक तरफ से नीचे गिर गया और लोग पानी में। सबसे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए ये पुल काफी पुराना है, हाल ही में इसकी मरम्मत हुई थी और आप देखिए इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। आपको दिखेगा पुल पर खड़े एक व्यक्ति पुल को दोनों तरफ से पकड़कर हिला भी रहा था। बहरहाल हाल ही में ये पुल दोबारा खुला, लेकिन खुलने के 5 दिन में ही धड़ा। अब कहा जा रहा है कि क्षमता से अधिक लोग थे, इस वजह से ये पुल गिरा। लेकिन सवाल जो इसकी मरम्मत हुई है उस पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या पुल की मरम्मत के कार्य में किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ, ये सवाल भी गहरा रहा है। और यह बात भी फैक्ट है कि पुल पर क्षमता से अधिक लोग थे। देखिए हादसे का वो एग्जैक्ट मोमेंट, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मच्छू नदी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए जो ब्रिज की जो मैनेजमेंट कंपनी है उस पर भी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और हादसे की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और देखिए हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवाए इसकी, किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना है नया ब्रिज की रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले। अभी तो मैं आज मैं यही कह सकता हूँ। सर मृतकों को कोई मुआवजा, छठ पूजा पर गवर्नमेंट ड्यूटी है मुआवजा दे, क्या करे, राहत पहुंचाए। पर अभी तो जो घायल हुए हैं उनकी पहले परवाह करे, और जो मृतक है उनके परिवार वालों को जाके मिले, बातचीत करे, उनको हौसला अफजाई करे। भी क्या मतलब उनके लिए सरकार कर सकती है, वो बात की बात है। अभी तो घटना हुई है। आपके भी कार्यकर्ता वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ काम कर रहे थे। वो तमाम लोग गए हुए हैं, कार्यकर्ता गए हैं, वो तो सब जाएंगे। पर दुखद घटना बहुत बड़ी है। उनके परिवार वालों को दिलासा दिलाने का काम पहला करना चाहिए। जो घायल है उनकी पहले इलाज कैसे संभव हो, क्योंकि अभी घायल गए होंगे अस्पताल के अंदर, तो पहला काम है कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटना हुई तो हकीकत वो जानते जो ऑन द स्पॉट थे। और कल तो मालूम पड़ेगा, फिर देखते हैं कि हम लोग क्या मांग करें सरकार से।
पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकार को निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जी सर, थैंक यू। और देखिए, सरदार पटेल की 147वीं जयंती है आज। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई है। लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, सीधे चलते हैं। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है, कर्तव्य के बारे में कहा है। मैं मानता हूं जिसके बारे में आज लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने जो आपकी व्यक्तिगत रूप में रुचि लेके आप कहां जाओगे, किसके साथ मिलोगे, दिल्ली आओगे। दिल्ली तो भारत की राजधानी सदियों से है। इस राजधानी में आप क्या अनुभव लेके जाओगे? आप प्रधानमंत्री म्यूजियम जाओगे, आप राजघाट जाओगे, आप अटल जी की जन्म समाधि स्थल पे भी जाओगे, आप कर्तव्य पथ को भी देखोगे। मित्रों, आने वाले 25 साल हम सभी की कर्तव्य है इस देश को मजबूत करना। मजबूत इसीलिए करना कि दुनिया मजबूत रहेगा, दुनिया शांति में रहेगा, दुनिया सुख चैन से जी सके, इसीलिए हमारी कर्तव्य बनती है। ये सारा विषय 147 साल पहले जन्मे हुए भारत की सपूत भारत रत्न सरदार पटेल ने सपना दिखा था। कल्पना करिए, 500 से ज्यादा राज रजवाड़े को भारत के साथ, भारत की संप्रभुता के साथ विलय करना, यह हिमालय को 5 बार चढ़ना और उतरना से ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन सरदार की निर्णय था, सरदार की दृढ़ इच्छा शक्ति था, क्योंकि भारत की उस समय की मानसता भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, विश्व दरबार में ऊपर ले जाना। भारत की उस सामूहिक अपेक्षा से सरदार ने देश को एकीकृत किया। आज हम सभी लोग उसके कारण हम एक देश में स्वच्छंद से घूम रहे हैं। हम इतना बड़ा देश होने की अभिमान करते हैं, भारत की नई पहचान बना रहे हैं 21वीं सदी में। इसकी 20वीं सदी में सबसे ज्यादा योगदान किसकी रही इस रूप में बनाने के लिए? तो सरदार जी की रही। इसलिए हम आज उनको पुनः श्रद्धांजलि दें। सरदार ना रहते कई सारा विषय में देश में, और मैं सामाजिक शास्त्र का विद्यार्थी के नाते, पब्लिक पॉलिसी की विद्यार्थी के नाते, मैं सरदार की कोई एक गुण से ज्यादा प्रभावित हूं तो उनकी निर्णय शक्ति से। मित्रों, चुनौती रहता है, कठिन स्थिति रहता है, लेकिन उसके अंदर भी बिना दबाव में बड़े लक्ष्य के लिए निर्णय करने की ताकत चंद लोगों में होता है, उसको ही लीडरशिप कहा जाता। और देखिए, ये सरदार पटेल को आज पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। और देखिए, संसद के केंद्रीय कक्ष में चल रहे कार्यक्रम में इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। उसके बाद भारत के नवनिर्माण में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में भारत के शिक्षा और कौशल मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए हैं। आज हम देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, जब मैं दुनिया के कई देशों के अंदर जाता हूं और वहां पर जब सबसे बड़े स्टैच्यू किसी महापुरुष की वर्णन होता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का विवरण होता है। हमें गर्व होता है
कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने पहले आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद भारत के नवनिर्माण में, भारत की एकता को बनाने में जिस सहज दूरदर्शिता से, जिस सहज समझ से और किस तरीके से भारत के अलग अलग रजवाड़ों को, अलग अलग राजाओं को, अलग अलग रियासतों को एकीकरण कर कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान दिया, आज हम उनके जीवन दर्शन पर विचार विमर्श करेंगे। मेरे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है, जो अलग अलग राज्यों से आई है, जिन्होंने वहां राज्य के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके विचारों पर प्रकाश डाला। हम चाहते हैं कि ये नई पीढ़ी हमारे आजादी के उन आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और आजादी के बाद नव भारत के निर्माण में जिनका योगदान रहा, उनके जीवन को जाने, उनके विचारों को जाने और किस तरीके की वो पीढ़ी थी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करती थी। आज जब ये नई पीढ़ी चर्चा करेगी, संवाद करेगी, इस संसद के ऐतिहासिक और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। फिलीपींस की आपदा एजेंसी ने सोमवार को बताया